Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is lecture number 6 in ecology. मेरे बच्चों, आपको पता है लास्ट वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। And in fact, I have already discussed the mechanism of ecological succession. अब क्या succession होता है मुझे वो नहीं बताना. Now I have already told you that if the succession will occur in the fresh water, मेरे बच्चे अगर succession fresh water जिसमें pond या lake की हम बात करेंगे, if the succession occurs in freshwater ecosystem, the type of succession is called as hydroseed. I repeat, dear students, if the succession occurs in case of freshwater, it is called as hydroseed. और ये succession pond में भी हो सकता है और lake में भी हो सकता है ये वाला succession. मेरे बच्चे हाइड्रोसीड जो है, जैसा कि आपको पता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है एक डायरेक्शनल प्रोसेस है जो डिफरेंट स्टेज में होता है. नाउ हर एक स्टेज को कहा जाता है बेटा सीड या सीरल स्टेज, जिसको मैं बताऊं, हर एक स्टेज को कहा जाता है सीरल स्टेज, इनिशियल स्टेज को कहा जाता है पायनियर और लास्ट वाले को कहा जाता है क्लाइमैक्स. मेरे बच्चे ये बातें आपको ऑलरेडी पता है. Now let's discuss let me elaborate this hydroseed. अगर हम हाइड्रोसीड की बात करेंगे तो मेरे बच्चे हाइड्रोसीड जो है ये वो वाला इकोलॉजिकल सक्सेशन है जो किस में हो जाएगा, जो फ्रेश वाटर में हो जाएगा. If the succession starts in the fresh water, it is called as hydroseed. That means एक जगह है मेरे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉन्ड या लेक है. इस लेक में क्या हो जाएगा, इस लेक में इकोलॉजिकल सक्सेशन ऐसे हो जाएगा कि बहुत टाइम के बाद जहाँ एक लेक या पॉन्ड हुआ करता था वहाँ डेवलप हो जाएगा एक बड़ा सा फॉरेस्ट. नाउ दिस टाइप ऑफ सक्सेशन विच स्टार्ट्स फ्रॉम लेक और पॉन्ड और एनी फ्रेश वाटर बॉडी and culminate with the forest, this type of succession is called as hydroseed. मेरे बच्चे हाइड्रोसीड में क्या होता है, इनिशियल कॉलोनाइजेशन की अगर बात करेंगे, सबसे पहले कॉलोनाइजेशन कौन कॉलोनाइज करते हैं, जिनको पायनियर कहा जाता है. तो मेरे बच्चे याद रखो, इसमें सबसे पहले पायनियर्स जो है दे आर द फाइटोप्लैंक्टॉन्स. पूछा गया है मेरे बच्चों एंट्रेंस एग्जाम में कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो पायनियर्स है कहाँ पे ये पायनियर्स होते हैं, दे आर पायनियर्स इन केस ऑफ दिस हाइड्रोसीड. और क्लाइमैक्स की अगर बात करते हैं, द लास्ट स्टेज या स्टेबल कम्युनिटी जो क्लाइमैक्स इसका होगा, फॉरेस्ट विल बी द क्लाइमैक्स कम्युनिटी. अब मेरे बच्चे पायनियर फाइटोप्लैंक्टन से फॉरेस्ट तक आते आते बहुत सारे बेटा स्टेज हैं. नाउ दीज आर कॉल्ड एज सीरल स्टेज. एक पॉन्ड में जहाँ इनिशियली फाइटोप्लैंक्टन्स है, लेटर ऑन वो पॉन्ड क्लाइमैक्स में या फॉरेस्ट में तब्दील हो जाता है. बहुत सारे स्टेज है. सो ब्रॉडली क्लासिफाइड हाइड्रोसीड की अगर बात करेंगे, मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन कहाँ जो हो जाएगा, वाटर में हो जाएगा. इसके बहुत सारे स्टेज हैं. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज. द फाइटोप्लैंक्टन स्टेज आपको याद दिलाओ मेरे बच्चे, इसके पिछला वाला लेक्चर जो था जिसमें मैकेनिज्म ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन मैंने बताया, हम बता रहे थे कि यूजुअली चेंज ऑकर्स इन द प्लांट कम्युनिटी, लेकिन जब जब प्लांट कम्युनिटी चेंज हो जाएगी साथ साथ एनिमल्स भी चेंज हो जाएंगे और डिकम्पोजर्स भी चेंज हो जाएंगे. द सेकेंड स्टेज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज के बाद मेरे बच्चे जो दूसरा स्टेज है, द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड एज सबमर्ज्ड स्टेज. सबमर्ज्ड स्टेज के बाद मेरे बच्चे एक और स्टेज है जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग स्टेज.
फ्लोटिंग स्टेज के बाद एक और स्टेज है जिसको कहा जाता है रीड स्वैम्प स्टेज। मेरे बच्चे, रीड स्वैम्प स्टेज के बाद एक और स्टेज है जिसको कहा जाता है सेज मीडो स्टेज। रीड स्वैम्प के बाद सेज मीडो स्टेज, मीडो स्टेज के बाद एक और स्टेज है मेरे बच्चे जिसको कहा जाता है वुडलैंड स्टेज, जिसको कहा जाता है वुडलैंड स्टेज। और वुडलैंड स्टेज के बाद लास्ट वाला जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमैक्स स्टेज। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि क्लाइमैक्स स्टेज में यूजुअली क्या होता है मेरे बच्चे। क्लाइमैक्स स्टेज में यूजुअली प्रेजेंट होते हैं मेसोफाइट्स। ठीक है मेरे बच्चे, दीज आर द डिफरेंट स्टेज। अब बात करेंगे एक एक स्टेज को एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत भी नहीं है, इट विल गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बेटा आपको समझाऊं कि कैसे ये इकोलॉजिकल सक्सेशन या हाइड्रोसीर होता है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहला स्टेज जो है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, इसके बाद सबमर्ज्ड स्टेज को फॉलो करता है फ्लोटिंग स्टेज, इसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज, then sedge meadow stage, then woodland stage, and then last we have the climax stage। तो मेरे बच्चे, आपको पता है हर किसी सीरल स्टेज का अपना अपना कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंक्टन में होंगे वो लेटर ऑन रिप्लेस हो जाएंगे सबमर्ज्ड स्टेज से, वो रिप्लेस हो जाएंगे फ्लोटिंग स्टेज में, फ्लोटिंग स्टेज वाले रिप्लेस हो जाएंगे मेरे बच्चे सेज मीडो स्टेज में, सॉरी रीड स्वैम्प स्टेज में। दैट मीन्स ग्रेजुअली क्या होता है, जब जब स्टेज चेंज हो जाएगा तब तक मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, स्टेज चेंज होने से और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी चेंज हो जाएंगे। लेट्स नाउ डिस्कस द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। मेरे बच्चे, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में क्या होता है, जब पॉन्ड की बात करेंगे, इस पॉन्ड या लेक की बात करेंगे, ये पॉन्ड जो होता है इसमें इतनी ज़्यादा लाइफ प्रेजेंट नहीं है होती है बिकॉज इट इज़ पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। इनिशियल स्टेज में ये होता है मेरे बच्चे, जो पॉन्ड होता है इट इज़ डिवाइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें ज़्यादा नहीं होते हैं। इट इज़ यूजुअली डिवाइड ऑफ एनी लाइफ फॉर्म, इट इज़ यूजुअली डिवाइड ऑफ एनी लाइफ फॉर्म। लेकिन एट दिस स्टेज मेरे बच्चे, इस फाइटोप्लैंक्टन स्टेज की अगर हम बात करेंगे, इस फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में क्या होता है, इस फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में क्या होता है, वाटर में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो किसी लाइफ को सपोर्ट करे। क्यों बेटा, रीज़न ये है कि व्हेन द वाटर इज पुअर इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ डिवाइड ऑफ एनी लाइफ। इस कंडीशन में किसी लाइफ का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, इसी कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए, जैसा कि ऑलरेडी हम बता चुके हैं, पॉइनियर्स जो होते हैं यूजुअली वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स को टॉलरेट कर सकते हैं। So in the phytoplankton stage, usually the phytoplanktons arise which consists of microscopic, या मैं बताऊं मेरे बच्चे, यूनिसेल्यूलर एल्गी की अगर हम बात करेंगे, यूनिसेल्यूलर एल्गी are the phytoplanktons which colonize this pond or lake, and these phytoplanktons become the early colonizers। ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये अर्ली कॉलोनाइजर्स बनाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा हो जाएगा जितने जितने फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाएंगे मेरे बच्चे, जितने जितने फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाएंगे लेटर ऑन उनकी डेथ हो जाएगी। सो डिकम्पोजर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब डिकम्पोजर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, देयर विल बी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, there will be nutrient enrichment in the pond or lake। मेरे बच्चे, इसको फिर से मैं बताऊं, पहला स्टेज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जो पॉन्ड या वाटर जहां से इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होना है
वो वाला रीजन क्या होता है, दैट रीजन इज पुअर इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब इतने कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वहाँ किसी लाइफ का सपोर्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। दैट मीन्स देयर इज नो लाइफ एट द इनिशियल स्टेज। बट इन स्टेज को टॉलरेट करने के लिए फाइटोप्लैंक्टॉन्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। यूजुअली दे आर द यूनिसेल्युलर एल्गी। मेरे बच्चे अगर लिथोसीर की बात करेंगे, वहाँ पाइनियर जो लाइकन्स हैं, लेकिन हाइड्रोसीर में पाइनियर्स जो है दे आर द फाइटोप्लैंक्टॉन्स, दैट इज द यूनिसेल्युलर एल्गी, दिस इज द एंट्रेंस पॉइंट। इनको कहा जाता है अर्ली कॉलोनाइजर्स। तो मेरे बच्चे जब फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो उनकी वजह से जब जितने फाइटोप्लैंक्टॉन्स मर जाएंगे, डिकम्पोजर्स विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। जब डिकम्पोजर्स आ जाएंगे, दे ब्रिंग अबाउट द डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वापस कन्वर्ट करना। तो मेरे बच्चे उसकी वजह से देयर विल बी द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन द लेक। अब जाके न्यूट्रिएंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। इसके बाद मेरे बच्चे फाइटोप्लैंक्टन जो है, उसके बाद दूसरा स्टेज जो है दैट इज कॉल्ड एज सबमर्ज्ड स्टेज। दैट इज कॉल्ड एज सबमर्ज्ड स्टेज। दूसरा स्टेज जो है दैट इज सबमर्ज्ड स्टेज। ऑलरेडी हम बता चुके हैं मेरे बच्चे कि हर कोई स्टेज में ऐसी चेंज आ जाती है जिसकी वजह से उस स्टेज के ऑर्गेनिजम्स का रहना मुश्किल हो जाता है, एंड द फेवरेबल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेरे बच्चे इसकी वजह से जितना डिकम्पोजिशन हो जाएगा इस लेक या पॉन्ड में, तो जो हैबिटेट है मेरे बच्चे, नाउ द हैबिटेट बिकम्स शैलोअर। मेरे बच्चे पॉन्ड का या लेक का जो डेप्थ होता है, the depth of the pond or lake goes on decreasing. Point number 1, nutrients को क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, the concentration of nutrients goes on increasing। मेरे बच्चे आपको पता है। इसके बाद क्या होता है मेरे बच्चे, अब लाइट ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ लाइट की बात करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने स्ट्रैटिफिकेशन इन लेक बताया, तो स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ लेक में हमने कहा कुछ रीजन्स होते हैं, एक यहाँ, दूसरा ये, तीसरा ये, लिटोरल, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल जोन। इसकी वजह से क्या होता है, जब डेप्थ डिक्रीज हो जाता है, लाइट बिकम्स अवेलेबल फॉर ऑर्गेनिजम्स अप टू अ सर्टेन डेप्थ। दैट मीन्स एक स्टेज आता है इस हाइड्रोसीर या पॉन्ड में जहां एक डेप्थ तक लाइट चली आती है, इसके नीचे मेरे बच्चे लाइट का पेनिट्रेट होना मुश्किल हो जाता है। सो सबमर्ज्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, देयर इज इमर्जेंस ऑफ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। दैट मीन्स जहां पहले सिर्फ फाइटोप्लैंक्टॉन्स हुआ करते थे, फाइटोप्लैंक्टॉन से इवॉल्व हो गए सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। वो वाले हाइड्रोफाइट्स जो पानी के अंदर रहते हैं। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं मेरे बच्चे, हाइड्रिला। एक और एग्जाम्पल मेरे बच्चे, पोटामोजिटॉन। पोटामोजिटॉन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं बेटा, वेल्सनेरिया। These are those organisms which are aquatic but they are submerged। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना यहाँ पे ये लाइफ ऐसे पॉसिबल हो गई बिकॉज देयर वाज न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कैसे हो गई, डिकम्पोजर्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो बेटा सेकेंड स्टेज में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेज में देयर इज द इमर्जेंस ऑफ सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। Some examples I have already given. So this is called as submerged stage. अब बेटा इन submerged organisms की अगर हम बात करेंगे, they are present at the various depths. They are present at the various depths. For example, ये pond या lake है मेरे बच्चे, सरफेस पे नहीं है, they are present at the various depth। कुछ इस हाइट पे होंगे, कुछ यहाँ होंगे, but there are some others, there are some submerged which are rooted। कुछ ऐसे फ्री फ्लोटिंग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे मेरे बच्चे जो submerged है, but their roots are present in the muddy or sandy bottom। मेरे बच्चे कुछ स्पीशीज सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स की
जो फ्री फ्लोटिंग होंगे, लेकिन कुछ स्पीशीज हाइड्रोफाइट्स की जिनके रूट्स जो है बेटा, द रूट्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ दिस। उसके बाद बेटा थर्ड स्टेज, सबमर्ज्ड स्टेज के बाद एक और स्टेज आएगा, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग स्टेज। देयर इज एन अनदर स्टेज, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग स्टेज। मेरे बच्चे फ्लोटिंग स्टेज पे क्या हो जाएगा, ये पॉन्ड या लेक जो है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ये पॉन्ड या लेक जो है, इट इज नाउ कोलोनाइज्ड, it is now colonized by plant species, it is now colonized by plant species। कौन से plant species which are rooted, which are rooted at bottom, which are rooted at bottom but reach surface। मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, they are rooted at the bottom but they reach surface and float on the surface of water। that means मेरे बच्चे floating stage में अगर pond या lake ये है, अब ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बॉटम पे रूटेड हैं but they appear at the surface of water। मेरे बच्चे there are some plants which are rooted at the bottom, लेकिन मेरे बच्चे इनका जो ये लेवल है, दे यूजुअली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इससे पहले वाले लेवल में क्या था, ऑर्गेनिज्म जो थे, ऑर्गेनिजम्स वेयर फ्री फ्लोटिंग, दे वेयर सबमर्ज्ड, बट यहां जो है द ऑर्गेनिजम्स आर फ्लोटिंग बट देयर रूट्स आर प्रेजेंट एट द बॉटम। ये बात कर रहे हैं हम किसके बेटा, फ्लोटिंग स्टेज की। सो फ्लोटिंग स्टेज में क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग स्टेज में ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके रूट्स तो जमीन में होंगे, लेकिन इनके लीव्स जो है दे आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ वाटर। अब फ्लोटिंग स्टेज में ऐसा हो जाएगा बेटा, जब ग्रोथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी इन ऑर्गेनिजम्स की, द वाटर लेवल विल गोज ऑन डिक्रीजिंग। मेरे बच्चे मैं यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात लिखूं, ड्यू टू द death and decay of older parts of these plants, due to the death and decay of older parts, level of water जो है मेरे बच्चे, लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा। जब लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज हो जाएगा तो इस पॉन्ड को क्या हो जाएगा, द पॉन्ड बिकम शैलोवर। शैलोवर का मतलब है इसका डेप्थ धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगा, और साथ ही साथ देयर विल बी इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वाटर विल स्टार्ट इवापोरेटिंग, तो उसकी वजह से फर्दर वाटर की कॉन्सेंट डिक्रीज हो जाएगी। और एक बात जो बेटा, एडजेसेंट एरिया से सिल्ट आएगा मेरे बच्चे, एडजेसेंट एरिया से यहाँ से सिल्ट डिपॉजिट हो जाएगा and it will further decrease the depth of water। so this is all regarding the floating stage। मेरे बच्चे floating stage में कंक्लूजन में बताऊं, floating stage में वो वाले ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिनके रूट्स तो डेप्थ में अटैच होते हैं बट देयर लीव्स या एनी अदर पार्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उसकी वजह से मेरे बच्चे डेप्थ ऑफ द वाटर कम डिक्रीज होता है continuously because there will be the death and decay of the older parts। और एक बात, water start evaporating, उसकी वजह से भी water decrease हो जाएगा, silt adjacent area से आएगा, उसकी वजह से भी water का जो depth है वो decrease हो जाएगा। This is the floating stage। Floating stage is replaced by another stage that is called as a reed swamp stage। Floating stage is replaced by another stage that is called as reed swamp stage। मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, it is also called as amphibious stage। reed stage जो है इसको amphibious stage भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मेरे बच्चे, इसलिए कहा जाता है, plants जो the plants which are present in the reed swamp stage, they are rooted inside the soil but most of their part is exposed to the air। मेरे बच्चे मसला ये है
पिछले वाली स्टेज में फ्लोटिंग था, अब यहाँ प्लांट का रूट तो जमीन में है, लेकिन चूंकि जब पानी की डेप्थ डिक्रीज हो गई, इसकी वजह से क्या हो गया, इस इन प्लांट्स का शूट मेरे बच्चे एक्सपोज हो गया. एज द लेवल ऑफ वाटर गोज ऑन डिक्रीजिंग, so the shoot of these plants whose roots are present inside the soil, they gets on exposed, वो expose हो जाता है. so इसीलिए इसको कहा जाता है amphibious stage. क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक प्लांट का आधा पार्ट वाटर में होता है, आधा पार्ट इसका वाटर के बाहर होता है. फ्लोटिंग में लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, लेकिन रीड स्वैम्प स्टेज में एक प्लांट का आधा पार्ट एक्सपोज्ड है और एक प्लांट का आधा पार्ट इनसाइड द वाटर है. दैट इज कॉल्ड एज अ रीड स्वैम्प स्टेज. मेरे बच्चे, देयर आर सम स्पीशीज विच आर प्रेजेंट इन द रीड स्वैम्प स्टेज. रीड स्वैम्प स्टेज में देखा गया टाइफा प्रेजेंट होता है. मेरे बच्चे, एक और प्लांट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सेगिटेरिया, वो भी प्रेजेंट होता है. एक और प्लांट है बेटा जिसका नाम है फ्रेगमाइट्स. These are some important plants which are present in this stage. I repeat, these are some plants which are present in the reed swamp stage. और याद रखना मेरे बच्चे, ये जो plants होते हैं, these plants have well developed root system. इन plants का एक अच्छा खासा रूट सिस्टम होता है, जिसकी वजह से देयर इज द डेंस पैच ऑफ वेजिटेशन. A dense patch of vegetation is formed. रीड स्वैम्प स्टेज को एम्फीबियस स्टेज कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जितना वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, प्लांट्स जो है रूटेड होते हैं, बट देयर हाफ ऑफ द शूट सिस्टम इज एक्सपोज्ड टू द एयर, एंड ऑल्सो दे हैव द वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम. दैट इज कॉल्ड एज रीड स्वैम्प स्टेज. इसके बाद पांचवा वाला जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज सेज meadow stage. There's another stage that is called as sedge meadow stage. मेरे बच्चे याद रखना, sedge meadow stage में there will be the species of sedge. Sedge जो है, they belong to the family Cyperaceae. They belong to the Cyperaceae, species of Cyperaceae and species of Gramineae. Gramineae का मतलब है grasses. आज का Gramineae family का नाम Poaceae. Now the species of Gramineae and Cyperaceae came into existence. Like I will discuss some members. एक member है बेटा, एक genus जिसका नाम है Carex, दूसरा है जिसका नाम है Juncus, तीसरा है जिसका नाम है Cyperus, चौथा है बेटा जिसका नाम है इलियोकैरिस. Iliocaris. These are some genus or species which belong to the members of Cyperaceae. आप देख रहे हो बेटा, हर एक स्टेज में प्लांट कम्युनिटी चेंज हो जाता है. So in the sedge meadow stage, there will be the species of Cyperaceae and Gramineae which will colonize the area. अब याद रखो मेरे बच्चे, ये वाली स्पीशीज जो है सेज मीडो स्टेज में, दे विल फॉर्म द मैट लाइक वेजिटेशन. दे विल फॉर्म द मैट लाइक वेजिटेशन. एक मैट लाइक वेजिटेशन बन जाता है. आप देख रहे हो, जहाँ पहले इनिशियली एक फाइटोप्लैंक्टन होता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे बच्चे लेवल ऑफ वाटर क्या हो गया, लेवल ऑफ वाटर बेटा डिक्रीज हो गया. नाउ दे विल फॉर्म द मैट लाइक वेजिटेशन. उसके बाद मेरे बच्चे, सेज मीडो स्टेज के बाद एक स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड एज वुडलैंड स्टेज. सेज मीडो स्टेज के बाद एक स्टेज आता है, दैट इज कॉल्ड एज वुडलैंड स्टेज. अब वुडलैंड स्टेज में मेरे बच्चे आपको पता है, अब पॉन्ड खत्म हो गया, एक मार्शी वेटलैंड जैसा बन गया, और इसमें वुडी प्लांट्स आ गए, लाइक द प्लांट्स ऑफ सैलिक्स. अगर देखोगे आप बेटा, प्लांट्स ऑफ सैलिक्स, प्लांट्स ऑफ एलनस, प्लांट्स ऑफ पॉपुलस will colonize the area in the woodland stage. मेरे बच्चे, ये woodland stage में क्या होगा, there will be a water lodged soil.
नो डाउट पानी गायब हो गया, अब एक वेटलैंड जैसा बन गया, लेकिन अभी क्या है मेरे बच्चे, सैलिक्स, पॉपुलस, अल्नस के जैसे प्लांट्स वहां बन गए और डेंस वेजिटेशन बन गया। लेटर ऑन एक क्लाइमेक्स या लास्ट वाला जो स्टेज है, क्लाइमेक्स स्टेज बन गया, और इस क्लाइमेक्स स्टेज में क्या होता है, देयर विल बी द variety of trees in the climax stage. There will be variety of trees which will colonize this area so that a climax community is formed. Climax में usually हमने कहा है mesophyites present होते हैं। So in this way मेरे बच्चे ऐसे होता है कि हाइड्रोसीर में जहाँ एक पॉन्ड या लेक था वहाँ बन जाता है मेरे बच्चे एक फॉरेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोसीर। आई होप आपको थोड़ा सा हाइड्रोसीर मैंने जितना आपको पढ़ा है बेटा, इट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन साथ ही साथ याद रखना मेरे बच्चे, जैसे जैसे प्लांट वेजिटेशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे साथ साथ एनिमल वेजिटेशन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। नाउ एक और सीर की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लिथोसीर। नाउ यू नो दैट सक्सेशन विच ऑकर ऑन बियर रॉक्स, succession which occur on bare rocks, it is called as lithosphere। अब लिथोसीर की स्टेज हैं जो कि हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं स्टेज बताऊंगा बेटा। द फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज पायनियर स्टेज। पायनियर आपको पता है, और पायनियर स्टेज को कहा जाता है क्रस्टोलाइकन स्टेज। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट lichens are important group of organism which are pioneers in case of lithosphere, because lichens एक ऐसे organism है जो किसी भी concentration को tolerate कर सकते हैं। they can tolerate extreme desiccation, but याद रखना lichens के बारे में एक चीज, they cannot tolerate air pollution। in fact they are the indicators of air pollution। एक बार बेटा एम्स में क्वेश्चन आया था, lichens can tolerate extremes of temperature but they cannot tolerate air pollution। They are indicators of air pollution because they detect the presence of sulfur dioxide in air। They detect the presence of sulfur dioxide in air। कैसे डिटेक्ट करते हैं? by change in color। आप बता सकते हो कि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है लाइकन के हिसाब से, बिकॉज इफ देयर इज द चेंज इन कलर देयर इज द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पोल्यूटेंट दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद मेरे बच्चे क्रस्टोस लाइकन स्टेज के बाद एक और स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज फोलियोस लाइकन स्टेज। नाउ क्रस्टोस एंड फोलियोस दीज आर एक्चुअली द टाइप्स ऑफ लाइकन्स। इसके बाद तीसरा स्टेज जो है दैट इज कॉल्ड एज मॉस स्टेज। मॉस स्टेज के बाद चौथा स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज हर्बेशियस स्टेज। हर्बेशियस स्टेज के बाद पांचवा जो है दैट इज कॉल्ड एज श्रब स्टेज। श्रब स्टेज के बाद एक और स्टेज है जिस स्टेज को कहा जाता है फॉरेस्ट स्टेज। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरल स्टेज विच आर प्रेजेंट इन द लिथोसीर। सबसे पहले लाइकन्स आ जाएंगे, क्रस्टोस क्रस्ट लाइक लाइकन्स, फोलियोस मीन्स लीफ लाइक लाइकन्स लेटर ऑन डेवलप हो जाएंगे। देन देयर विल बी द मॉस स्टेज। मॉस आपको पता है टेरिडोफाइट्स के रिलेटेड ये टर्म है। उसके बाद हर्ब्स बन जाएंगे, उसके बाद श्रब्स, इसके बाद फॉरेस्ट। So the serial stage which are present in the lithosphere they are quite different from the serial stage which are present in the hydrosphere। हाइड्रोस्फीयर में क्या था? हाइड्रोस्फीयर में फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, सबमर्ज्ड स्टेज, फ्लोटिंग स्टेज, रीड स्वैम्प स्टेज, sedge meadow stage, woodland stage, and then last one that is the climax stage। With this, my dear students, I have finished with the topic that is ecological succession।